नमस्ते सदावत्सल्य मातृभूमि। आज का जो विषय है वो नीतिगत विषय है। और नीतिगत विषय ऐसा है कि हमारे देश में हमको बहुत सारी चिंताएं हैं और ख़ास तौर से चार विषय हैं चिंताओं के। एक विषय है भारत में ग्लोबल मार्केटिंग का। ग्लोबल मार्केटिंग से मतलब है कि विदेशी कंपनियां भारत में तमाम तरह की एनजीओज़ को फंडिंग करती हैं और फंडिंग करने के बाद उनसे तमाम रिसर्चें करवाती हैं और वो रिसर्चें भारत में गजब ढाए हुए हैं। वो परिवार तोड़ रही हैं, वो इंडिविजुअल ह्यूमन राइट के नाम से पति पत्नी को अलग कर रही हैं, बच्चे पिता को अलग कर रही हैं और परिवारों का विखंडन कर रही हैं। जितना विखंडन होगा उतना उनका प्रोडक्ट बिकेगा। तमाम तमाम तरह के जिज्ञासाएं पैदा कर रहे हैं और उन जिज्ञासाओं का परिणाम ही एलजीबीटीक्यू और ये वो है। एक समस्या ये है, हमने वो देखा हिंडनबर्ग की रिपोर्ट, हमने वो देखा शेयर मार्केट का डाउन होना, हमने वो देखा कि किस प्रकार से जॉन सोरस का पैसा खर्च करके ऊपर तक सुप्रीम कोर्ट तक केसेस लड़ना और सब कुछ। दूसरा विषय इस्लाम है। इस्लाम का जो जिस तरह से विस्तार भारत में हो रहा है और इस्लाम का जो कट्टरपंथ है वो भारत के लिए एक बड़ी समस्या है। तीसरा विषय जो पॉलिसी में आ सकता है वो विषय है ईसाईयत। ईसाईयत भी भारत में बहुत बड़ी समस्या है। और चौथा महत्वपूर्ण विषय कम्युनिज्म है, जो कल्चरल मार्क्सिज्म कहा जाता है। वो एक बड़ा विषय भारत का है और इस तरह से असंख्य विषय इन विषयों में से निकलते हैं, इन मोटे मोटे इन चार विषयों पर। सवाल ये पैदा होता है और पांचवा विषय भ्रष्टाचार है कि भारत में भ्रष्टाचार कैसे ख़त्म किया जाए। और भारत की जो मूल समस्या है वही भ्रष्टाचार है, तो भ्रष्टाचार को कैसे निपटा जाएगा। ये सब विषय भारत के अपने विषय हैं जिन पर हम काम करना चाहते हैं। सरकार बनने का तात्पर्य ये नहीं है कि आपको कमा कर दे। सरकार बनने का तात्पर्य ये भी नहीं है कि वो फ्री बांटे। सरकार बनने का तात्पर्य ये भी नहीं है कि वो आपके लिए रोज़ खाने की व्यवस्था करे। सरकार बनने का मतलब है वो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करे, जो विदेशी शक्तियां काम कर रही हों उनसे निपटे, देश में अफरा तफरी का माहौल फैलाने वाली शक्तियों से निपटे और भ्रष्टाचारियों से निपटे। अगर इतना काम वो कर लेती है तो सही मायने में ये कहा जाना चाहिए कि वो सरकार है। अब इन विषयों को एड्रेस करने के लिए दो बड़े विषय सामने आए हैं। हमने देखा था इस्लामिक जगत की जो समस्या है वो रोहिंग्या और बांग्लादेशी भी है। रोहिंग्या बांग्लादेशी भारत में जिस प्रकार से एंट्री मारी है और आबादी बढ़ा रहे हैं, उनके आप देखेंगे पूरे देश में किसी भी चौराहे पर आपको 4-5 बच्चे, एक महिला निकल रही है उसके पीछे छोटे छोटे 7-8 बच्चे हैं, कटोरा हाथ में लिए हुए हैं। तमाम चाय की दुकानों पर चले जाइए, वहाँ आपको मिल जाएंगे। तमाम चौराहों पर कारें रुकती हैं, वहाँ आपको मिल जाएंगे। ठक ठक गैंग चला रहे हैं और इन सबको भारतीय नागरिकता देने के लिए भारत में बहुत कुछ प्रयास चल रहे हैं। और प्रयास ये चल रहे हैं कि एक पार्टिकुलर कम्युनिटी इनको अपना भाई मानती है, वो बाउंड्रीज़ को मानते नहीं हैं और अपना भाई मानते हुए उनके आधार कार्ड बनवाने की कोशिश करती है। आधार कार्ड इवन सबके बने हुए भी हैं, रोहिंग्याओं के भी और बांग्लादेशियों के भी। इनको कैसे रोका जाए उसके लिए यूएडी की एक बैठक हुई और उस बैठक में उन्होंने एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम लिया। आप एक चीज़ और समझ लीजिए कि इन सबको रोकने के लिए भारत सरकार ने पहले ही ये काम शुरू कर दिया है कि आपके परिवार की एक फैमिली आईडी से मतलब ये होगा कि फैमिली के अंदर आप 4 भाई हैं, 5 भाई हैं, 6 भाई हैं, 6 बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं, जो भी आपकी फैमिली आईडी है, फैमिली आईडी जब आपकी बनी होगी तो फिर आपको जितने बच्चे पैदा होंगे उसमें उसको जोड़ना पड़ेगा। फैमिली आईडी से उन्होंने ये भी लिंक कर दिया है कि कोई भी परिवार, कोई भी व्यक्ति जो कि भारत सरकार से लाभ लेना चाहता है, आयुष्मान भारत का लाभ लेना चाहता है, 5 लाख के बीमे का अस्पताल का लाभ लेना चाहता है, उस व्यक्ति को बीमा तभी होगा जब उसकी पारिवारिक आईडी होगी। अभी मेरा जहाँ तक अनुमान है 6 लोगों की आईडी की आवश्यकता पड़ती है, तब पारिवारिक बीमा आपका होगा, अदरवाइज नहीं होगा। जिनके इंडिविजुअली हो भी चुके हैं उनको सेकंड राउंड में वो रिवाइज करेंगे और फैमिली आईडी अनिवार्य हो जाएगी।
फैमिली आईडी बनने का मतलब है कि फैमिली जो आप बता रहे हैं कि मेरा ही भतीजा है, मेरा चाचा है, मेरे घर में रहता है, मेरा ये है, मेरा वो है, उन लोगों को, रोहिंग्या बांग्लादेशियों को आपको शेयर करना पड़ेगा। अपना घर शेयर करना पड़ेगा, अपना मकान शेयर करना पड़ेगा, अपनी जो इंश्योरेंस की पॉलिसी का अमाउंट है वो शेयर करना पड़ेगा। तो सरकार ने वो कोशिश की, लेकिन इसके बाद यूआईडी ने ये तय किया, मतलब फैमिली आईडी के बाद यूआईडी ने ये तय किया कि देखिए भारत में जितने भी आधार बने हुए हैं उनके फिजिकल वेरिफिकेशन होंगे, और नया आधार तो निश्चित रूप से फिजिकल वेरिफिकेशन का होगा। फिजिकल वेरिफिकेशन से मतलब ये है कि बिल्कुल वैसे ही जैसे पासपोर्ट भारत में बनता है, पासपोर्ट के लिए एक पुलिस वाला आता है, वो अगल बगल में पूछताछ करता है, लोगों की अपनी रिपोर्ट लगाता है, उस रिपोर्ट लगने के बाद ही पासपोर्ट जारी होता है। बिल्कुल उसी तर्ज पर अब भारत सरकार ने, यानी कि यूआईडी ने, जो आधार डिपार्टमेंट है, उसने ये तय किया है कि अब कोई भी आधार ऐसा नहीं होगा जो भारत में बनेगा और उसकी फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं होगी। जहाँ भी आप रहते हैं एड्रेस चेंज करवा लीजिए, लेकिन फिजिकल वेरिफिकेशन आपकी करवानी पड़ेगी, और फिजिकल वेरिफिकेशन तो हम जानते हैं पुलिस करेगी या किसी अथॉरिटी को दिया जाएगा। उस अथॉरिटी की जिम्मेवारी होगी कि प्रत्येक व्यक्ति का आइडेंटिफिकेशन करे। इससे रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को अलग करने में मदद मिलेगी, रोहिंग्या बांग्लादेशियों को चिन्हित करने में मदद मिलेगी, और इस तरह से वो अलग थलग होंगे। एक तो ये डिसीजन है। दूसरा, भ्रष्टाचार को लेकर एक बड़ी पिटीशन ऑनरेबल दिल्ली हाईकोर्ट में आई थी। हालांकि मैं जहां तक जानता हूं, पुट्टू स्वामी के जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के 9 जजेस की बेंच, जिसका जजमेंट ऑनरेबल जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने उस समय लिखा था, वो चीफ जस्टिस नहीं थे, लेकिन पुट्टू स्वामी के जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उस समय कहा कि किसी की भी प्राइवेसी मेंटेन रहनी चाहिए। अब वो प्राइवेसी मेंटेन रहनी चाहिए, निजता के लिए कह दिया था कि आधार कंपलसरी नहीं होगा। आधार कंपलसरी नहीं होगा मतलब आप जबरन उसका आधार नहीं लगा सकते, बैंक में भी जबरन नहीं मांग सकते। हाँ, लेकिन प्रैक्टिकली अगर कोई देना चाहे तो कोई समस्या नहीं है। तो उसका मतलब यही था कि रजिस्ट्रार में प्रॉपर्टी जो आप रजिस्टर करवाने जाते हैं और रजिस्ट्रार कहता है बिना आधार के रजिस्टर नहीं होगी, तो फिर वो अधिकार नहीं होगा। लेकिन प्रैक्टिकली तो अधिकारी उसमें बिना लगाए लगाते ही नहीं आजकल। अब ये तय करने के लिए कि हर एक प्रॉपर्टी की अपनी कनेक्टिविटी हो उसके आधार के साथ, ये बात समझ में आनी चाहिए कि ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में सेक्शन 14 में ये व्यवस्था दे रखी है, सेक्शन 13-14 को अगर मिलाकर पढ़ेंगे, कि कोई भी प्रॉपर्टी ऐसी नहीं हो सकती है जिस पर कोई नाम अंकित ना हो। ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी कहता है कि हर एक प्रॉपर्टी चिन्हित होगी और उस पर किसी न किसी का नाम अंकित होगा। अगर उस पर किसी का नाम अंकित नहीं होगा तो वहाँ पर सरकार, यानी कि वो नुज़ूल कहलाएगी, वो सरकार की प्रॉपर्टी कहलाएगी। कोई भी अधिकार हो, आपके पास अधिकार होना चाहिए। वो कन्वेंस वर्ड इस्तेमाल करते हैं, उसका मतलब ये होता है कि आपकी पूरी ओनरशिप है, आवश्यक नहीं है। आपके पास लीज हो सकती है, आपके पास गिफ्ट हो सकता है, आपके पास मॉर्टगेज हो सकते हैं, लेकिन प्रॉपर्टी पर जब आप हैं काबिज तो प्रॉपर्टी चिन्हित होनी चाहिए, प्रॉपर्टी किसी के नाम होनी चाहिए। अगर प्रॉपर्टी किसी और के नाम खरीदी गई है तो वो बेनामी प्रॉपर्टी कहलाती है, वो भी सरकार ले लेती है। अब दिल्ली हाई कोर्ट में एक पिटीशन आई। उस पिटीशन में दिल्ली हाई कोर्ट में ऑनरेबल कोर्ट से ये कहा गया कि साहब, भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा साधन इस समय जो गस्टेड ऑफिसर्स बैठते हैं, जो पॉलिटिशियंस बैठते हैं, वो प्रॉपर्टी में पैसा लगाते हैं, और प्रॉपर्टियों में पैसा लगाकर हम चिन्हित नहीं कर पाते हैं। चिन्हित नहीं हो पाती है तो वही प्रॉपर्टियों का पैसा बाद में चुनावों में लगता है। तो भ्रष्टाचार को अगर भारत से ख़त्म करना है तो ये बहुत ज़रूरी है कि भारत में प्रॉपर्टी, चल या अचल, कोई भी प्रॉपर्टी हो, डोमेस्टिक को छोड़कर, डोमेस्टिक से मतलब है घर में गैस है, वॉशिंग मशीन है, घर में कप नहाने धोने का साबुन है, फर्नीचर है, इनको छोड़ दीजिए। इसके बाद कोई भी प्रॉपर्टी, चले या अचल, वो आधार से लिंक होनी चाहिए। आपने कार खरीदी, आधार से लिंक होनी चाहिए। आपने बाइक खरीदी, आधार से लिंक होनी चाहिए। और इसके साथ साथ आपने कोई अचल संपत्ति खरीदी तो आपके आधार से लिंक होना अनिवार्य करना चाहिए। और ये नए खरीदते समय तो आजकल हो रहा है, लेकिन सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि जो प्रॉपर्टियाँ पहले से हैं किसी के पास, वो पिताजी ने खरीदी होगी, बाबा ने खरीदी होगी, दादा ने खरीदी होगी, आज उस पर आप काबिज हैं, आपकी सभी प्रॉपर्टियां आधार से लिंक होनी चाहिए। हालांकि बहस होते समय दिल्ली हाई कोर्ट ने पिटिशनर्स को ये कहा कि भाई इस विषय पर हम कैसे नीतिगत निर्णय ले सकते हैं, ये तो सरकार का काम है, सरकार को नीतिगत निर्णय लेने चाहिए। और हम सरकार को कह भी कैसे सकते हैं कि इस पर नीतिगत निर्णय लीजिए मेरे कहने पर,
जब पिटिशनर्स ने कहा कि साहब भ्रष्टाचार का मूल साधन इस समय प्रॉपर्टी है और चल अचल संपत्तियां, बेनामी संपत्तियां सरकार प्रयास कर रही है, लेकिन फिर भी ये कंपलसरी नहीं है, सारी प्रॉपर्टी को लिंक कर देना चाहिए आधार से। ऑनरेबल कोर्ट ने इस बात को लेकर कई मंत्रालयों की जब मैं याद करता हूं तो कई मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को उन्होंने बोला, मिनिस्ट्री उसको डील करती है, क्या नाम जो 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 मिनिस्ट्री प्रॉपर्टीज़ को डील करती है उस मिनिस्ट्री को उन्होंने बोला, जो मिनिस्ट्रियाँ कंपनीज़ को डील करती हैं उन मिनिस्ट्रियों को उन्होंने बोला, और आवास एंड शहरी मामलों को बोला, ग्रामीण विकास मंत्रालयों को बोला, वित्त मंत्रालय को बोला, कानून मंत्रालय को बोला, इन सबको उन्होंने नोटिस जारी किया। और नोटिस जारी करते हुए उन्होंने कहा कि क्यों नहीं हर एक प्रॉपर्टी स्टेट वो संपत्तियाँ लिस्ट होती हैं, रियल एस्टेट और सोना चांदी ये भी क्यों नहीं लिस्ट होता कि उसकी कीमत कितनी है, किसने प्रॉपर्टी किसके नाम है, और प्रॉपर्टी को आप आधार से लिंक करें। उच्च न्यायालय ने यानी कि हाई कोर्ट ने इनको सबको नोटिस करते हुए एक समय दिया है कि अपनी प्रतिक्रिया एक पार्टिकुलर समय के अंदर दाखिल करें, और कोर्ट ने इस पर टिप्पणी करी कि भाई ये ग्रे एरिया है, करप्शन के लिए ये ग्रे एरिया है, और मुझे खुद समझ में नहीं आता कि अभी तक इन विषयों पर काम क्यों नहीं हुआ, अभी तक इन विषयों पर आगे क्यों नहीं चला गया। कोर्ट ने आगे टिप्पणी करते हुए कहा कि देखिए इन विषयों को सरकार को एड्रेस करना चाहिए और सरकार की जिम्मेवारी बनती है। मुझे लगता है कि मोदी जी की सरकार जब बैठी थी तो उसने कोशिश भी की थी कि हर एक प्रॉपर्टी आधार से लिंक हो, लेकिन उस समय पुट्टू स्वामी का केस लेकर 9 जजों की बेंच में चला गया था और सरकार ने हर एक बैंक अकाउंट को आधार से लिंक करने की बात कही थी, हर एक ट्रांजैक्शन को आधार से लिंक करने की बात कही थी, हर एक प्रॉपर्टी को आधार से लिंक करने की बात कही थी, यहाँ तक कि सोना चांदी खरीदने को भी आधार से लिंक करने की बात उस समय कही गई थी। लेकिन पुट्टू स्वामी का जजमेंट आने के बाद वो कंपलसरी की लिस्ट से हटा दिया गया था। अब 2 जजेस की बेंच वो 9 जजेस की सुप्रीम कोर्ट की बेंच के आगे क्या कर पाएगी ये तो देखने की बात है, लेकिन सरकार को जिस प्रकार से नोटिस किया गया है कोर्ट के द्वारा उससे कुछ न कुछ परिणाम तो निकलेगा ही। और सरकार तो पहले से ही, मोदी जी की सरकार जब सत्ता में आई थी तो वो करप्शन के खिलाफ ही आई थी और करप्शन को ख़त्म करने के लिए वो हर एक संभव प्रयास उन्होंने करने की कोशिश भी की थी और लगातार उस पर कानूनी क्रिया करने की प्रयास किए थे। उसी कड़ी में इस समय आप देख लीजिए देश में लगभग 3,000 कानूनों को ख़त्म किया जा चुका है। देश में जो इररिलेवेंट कानून हैं, जिनकी प्रासंगिकता नहीं है लेकिन थे, उनको ख़त्म कर दिया है और अब जो बचे हुए कानून हैं उनको भारतीय दर्शन के अनुसार, आपने अमित शाह जी का भाषण सुना होगा पार्लियामेंट के अंदर, उन्होंने कहा कि अब हम भारतीय न्याय दर्शन के अनुसार न्याय की प्रक्रिया शुरू करने वाले हैं, जो आज से हजारों वर्ष पहले, कम से कम 8 से 10,000 साल पहले जो प्रक्रिया भारत में चलती थी उस प्रक्रिया को हम पुनः भारत में स्थापित करना चाहते हैं। भारत के लोग शांतिपूर्वक सही से और सही तरीके से रहें और भारत करप्शन मुक्त हो, पुलिसिया शासन खत्म हो और ये जो प्रक्रिया पूरी थी अंग्रेजी प्रक्रिया, वो प्रक्रिया सिर्फ लूट खसोट की थी, उसको ख़त्म किया जाए, पुलिसिया व्यवस्था को ख़त्म किया जाए, शासकीय व्यवस्था को ख़त्म किया जाए। इसके क्रम में उन्होंने काम करना शुरू कर दिया है, वो लगातार कर रहे हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने जो कहा उसको अगर मुझे लगता है कुछ बल मिला तो भारत में 2 विषय, एक यूआईडी वाला तो निर्णय मैंने आपको बताया कि वो तो निर्णय हो गया है, अब फिजिकल वेरिफिकेशन होगा, ऐसे नहीं हो सकता। अब समस्या यहाँ पर आएगी कि जो रोहिंग्या बांग्लादेशी आ चुके हैं उनके डिपोटेशन का क्या, वो एक बड़ा विषय है भारत के लिए कि उनके डिपोटेशन का क्या। दूसरा ईसाइयों का क्या। तीसरा विषय जो मैं जानता हूँ वक्फ बोर्ड का जो मामला था वो बड़ा जटिल था, सरकार उसको करना चाहती है लेकिन बहुत सारी समस्याएं हैं, इसलिए राज्यसभा में वो प्राइवेट मेंबर बिल की तरह रखा गया है और प्राइवेट मेंबर बिल पर चर्चा हो इसके लिए स्वीकृति मिल गई है। अब वो लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट जाएगा, कानून मंत्रालय जाएगा, वहाँ से सही से बन कर आएगा, बनने के बाद वो हाउस में उस पर चर्चा होगी, कोई ना कोई मिनिस्टर उसको रखेगा या फिर जिसने वो जो बिल रखा था उस पर होगा और वक्फ बोर्ड एटलीस्ट 2024 के चुनाव से पहले खत्म होना संभावित है, वो खत्म हो जाएगा। इसके साथ ईसाइयों की समस्या भारत में है और मैं देख रहा हूँ कि अब जब से मोदी सरकार बनी है तब से घर वापसी
अपने रिकॉर्ड स्तर पर जो इधर से उधर जाता था, वो लोग घर वापसी की तरफ लगातार वापस आ रहे हैं। लोगों को हिंदुत्व में विश्वास बढ़ा है, लोगों को आस्था बढ़ी है, लोगों को अपने देश की संस्कृति में आस्था बढ़ी है। जो विदेशी संप्रदायों को स्वीकार कर चुके थे और विदेशी संप्रदायों से बंधे हुए थे, उनको अपनी भारतीय संस्कृति अब अच्छी लगने लगी है और उनको लगने लगा है कि हिंदू होने का मतलब गर्व है। ये सब विषय मुझे लगता है अगर हम घर वापसी करवाने में सफल हो जाएं, अगर हम करप्शन ख़त्म करने में सफल हो जाएं, हम भारत में चरमपंथ की समस्याओं को सॉल्व करने में सफल हो जाएं, हम इस्लामिक और ईसाईयत की समस्या जो घर वापसी से सॉल्व होगी उसको सॉल्व करने में सफल हो जाएं, भ्रष्टाचार को सॉल्व करने में सफल हो जाएं, तो भारत तो स्वर्ण भूमि है ही, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इस समय की सरकारें उन विषयों पर काम लगातार कर रही हैं, भले ही उसमें गति धीमी की जा रही हो, भले ही उसमें दुनिया भर की अड़चनें लगाई जा रही हों, लेकिन वो अपनी गति से काम कर ही रहे हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।